अचानक मेरी नींद टूटी और मैं हड़बड़ा कर उठी। घड़ी का अलार्म शायद बज कर थक चुका था। आज तो सोती रह गई मैं। 6:30 बज रहे थे। सुबह का आधा समय तो यूं ही हाथ से निकल गया था। मैं उठी और तेजी से गेट की ओर चल पड़ी। दूध का पैकेट जाने कितनी देर से वैसे ही पड़ा था। अखबार भी अनाथों की तरह उसे अपने समीप बुला रहा था। मेरा दिल थक धक से रह गया। यानी आज भी गंगा नहीं आएगी। आ जाती तो अब तक एक प्याली गरम चाय मुझे नसीब हो गई होती और फिर मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती। मुझे अपने काम वाली बाई गंगा पर बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा होती भी क्यों नहीं। मैंने कितनी बार गंगा को बोला है कि छुट्टी करनी हो तो पहले बता दे मुझे। कम से कम इस तरह की हबड़ तबड़ तो नहीं रहेगी। मैं झट से किचन में गई और चाय का पानी रख कर बच्चों को उठाने लगी। दिमाग में ख्याल आया कि हर कोई थोड़ा थोड़ा अपना काम निपटाएगा, तब जाकर सबको समय पर स्कूल व दफ्तर जाने को मिलेगा। नल खोला तो पाया कि पानी लो प्रेशर में दम तोड़ रहा था। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया तो टंकी को पूरा भरे 7 दिन हो गए थे। अब इस जल्दी के समय में टैंकर को भी बुलाना होगा। मैंने अपने पति विजय को झंझोड़ते हुए जगाया। अब उठो भी, यह चाय पकड़ो और ज़रा मेरी मदद कर दो। आज गंगा नहीं आएगी। बच्चों को तैयार कर दो जल्दी से। उनकी बस आती ही होगी। मेरे पति विजय उठे और उठते ही नित्य कर्मों से निपटने चले गए तो पीछे से मैंने आवाज़ दी, और हाँ, टैंकर के लिए भी ज़रा फ़ोन कर दो। इधर पानी खत्म हुआ जा रहा है। तुम ही कर दो ना, कितनी देर लगती है। आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। वह झुंझलाते हुए बोले, जैसे मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है। मेरे पति की बात सुनकर मेरा भी रोम रोम गुस्से से भर गया। पति के साथ पत्नी भले ही दफ्तर जाए, तब भी सब घरेलू काम उसी की झोली में आ गिरेंगे। पुरुष तो बेचारा थक हार कर दफ्तर से लौटता है। औरतें तो ऑफिस में काम ही नहीं करती सिवा स्वेटर बुनने के। यही तो जब देखो तब उलाहना देते हैं विजय। कितनी बार मैंने मिन्नतें कर चुकी थी कि बच्चों के होमवर्क में मदद कर दीजिए, पर पति टस से मस नहीं होते थे। ऊपर से कहते, जिया यार, हमसे यह सब नहीं होता। तुम मल्टीटास्किंग कर लेती हो, मैं नहीं। और वह फिर बासी खबरों को पढ़ने में मशगूल हो जाते। उनकी बातें सुनकर मैं मन महसूस कर रह जाती। विजय ने अब मेरी शिकायतों को कुछ इस तरह लेना शुरू कर दिया था जैसे कोई धार्मिक प्रवचन हो। ऊपर से उल्टी पट्टी पढ़ाता था उनका पड़ोसी नागेश, जो विजय से भी 2 कदम आगे था। दोनों की बातचीत सुनकर तो मेरा खून ही खौल उठता था। अरे यार, जैसे दफ्तर में बॉस की डांट नहीं सुनते हो, वैसे ही बीवी की भी सुन लिया करो। यह भी तो यार एक व्यावसायिक संकट ही है। और दोनों के ठहाके से पूरा गलियारा गूंज उठता था। इन दोनों की बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। क्या बीवी बच्चों के साथ रहना भी महज काम काज लगता था इन मर्दों को? तब औरतों को तो न जाने दिन में कितनी बार ऐसा ही प्रतीत होना चाहिए। घर संभालो, बच्चों को देखो, पति की फरमाइशों को पूरा करो, खटो दिन रात। अरे, ऑक्यूपेशन तो महिलाओं के लिए है। बेचारी शिकायत भी नहीं करती। जैसे तैसे 4 दिन इसी तरह गुजर गए। गंगा अब तक नहीं लौटी थी। मैं पूछताछ करने ही वाली थी कि रानी ने कॉल बेल बजाते हुए घर में प्रवेश किया। बीबी जी, गंगा ने आपको खबर करने के लिए मुझसे कहा था। फिर रानी मेरे से आगे बोली, वह कुछ दिन अभी और नहीं आ पाएगी। उसकी तबीयत बहुत खराब है। रानी से गंगा का हाल सुनकर मेरा गुस्सा दया भाव में परिवर्तन हो गया था। मुझे उस पर तरस आने लगा था। यह कैसी जिंदगी थी बेचारी गंगा की। शराबी पति घर की जिम्मेदारियां संभालना तो दूर, निरंतर खटती गंगा को जानवरों की तरह पीटता रहता, और मार खा खा कर वह अधमरी सी हो गई थी। पता नहीं क्यों झेल रही है गंगा अपने पति को, छोड़ क्यों नहीं देती उसे। यह भी कोई जिंदगी है? मैंने रानी से कहा। माथे पर ढेर सारी सलवटें लेकर
हाथ का काम छोड़कर रानी ने एक बार मुझे देखा और कहने लगी, छोड़कर जाएगी कहाँ वह बीबी जी? कम से कम कहने के लिए तो एक पति है ना उसके पास। उसे भी अलग कर दे तो कौन करेगा रखवाली उसकी? आप नहीं जानते मेम साहब, हम लोग टीन की चादरों से बनी छतों के नीचे झुग्गियों में रहते हैं। हमारे पति हैं तो हम बुरी नज़र से बचे हुए हैं। गले में मंगलसूत्र पड़ा हो तो पराए मर्द ज़्यादा ताक झाक नहीं करते। अजीब विडंबना थी। क्या सचमुच गरीब औरतों के पति सिर्फ एक सुरक्षा कवच भर है? विवाह के क्या अब यही मायने रह गए हैं? शायद हाँ, अब तो औरतें भी इस बंधन को महज एक व्यवसाय जैसा ही महसूस करने लगी है। गंगा की हालत ने मुझे विचलित कर दिया था। कितनी समझदार व सीधी है गंगा। उसे चुपचाप काम करते हुए, कुशलतापूर्वक कार्यों को अंजाम देते हुए मैंने पाया था। यही वजह थी कि उसकी लगातार छुट्टियों के बाद भी उसे छोड़ने का ख्याल वह नहीं कर पाई। रानी लगातार बोले जा रही थी। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि गंगा की यह गाथा उसके पास पड़ोस वालों के लिए चिर परिचित थी। इसलिए तो उन्हें बिल्कुल अचरज नहीं हो रहा था गंगा की हालत पर। मेरे मन में अचानक यह विचार कौंध आया कि क्या वह स्वयं अपने पति को गंगा की परिस्थितियों में छोड़ पाती, पर मुझे कोई जवाब न सूझा। यार, एक कप चाय तो दे दो, मेरे पति ने आवाज़ दी तो मेरा खून खौल उठा। जनाब देख रहे हैं कि अकेली घर के कामों से जूझ रही हूँ, फिर भी फरमाइश पर फरमाइश करे जा रहे हैं। यह समझ में नहीं आता कि अपनी फरमाइश थोड़ी कम कर लें। मेरा मन रह रह कर विद्रोह कर रहा था। मुझे लग रहा था कि अब तक जिम्मेदारियों के निर्वाह में शायद मैं ही सबसे अधिक योगदान दिए जा रही थी। विजय तो मासिक आय लाकर बस मेरे हाथ में धर देता और निजात पा जाता। दफ्तर जाते हुए मैं रास्ते भर इन्हीं घटनाक्रमों पर विचार करती रही। मुझे लग रहा था कि स्त्री जाति के साथ इतना अन्याय शायद किसी और देश में होता हो। दोपहर को जब मैं लंच के लिए उठने लगी तो फ़ोन की घंटी बज उठी। दूसरी ओर सहेली संजू थी। वह भी गंगा के काम पर न आने से परेशान थी। जैसे तैसे संक्षेप में मैंने उसे गंगा की समस्या बयां की तो संजू तैश में आ गई। उस राक्षस को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हम उसे पुलिस में पकड़वा देते हैं। बेचारी गंगा को कुछ दिन तो राहत मिलेगी। उससे भी अच्छा होगा यदि हम उसे तलाक दिलवा कर छुड़वा लें। गंगा के लिए हम सब कुछ सोच लेंगे। एक टेलरिंग यूनिट खोल देंगे। संजू फ़ोन पर लगातार बोले जा रही थी। संजू के पति ने नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश ले लिए थे और घर से ही कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे। न तो संजू को काम वाली का अभाव इतनी बुरी तरह खलता था और न ही उसे इस बात की चिंता थी कि सिंक में पड़े बर्तनों को कौन साफ करेगा। संजू के पति घर के कामों में संजू का पूरा हाथ बटाते थे। वह भी निश्चिंत हो अपने दफ्तर में काम में लगी रहती। वह आला दर्जे की पत्रकार थी। बढ़िया बंगला, ऐशो आराम और फिर बैठे बिठाए घर में एक अच्छा पति मैन सर्वेंट हो तो भला संजू को कौन सी दिक्कत होगी। वह कहते हैं ना कि जब आदमी का पेट भरा हो तो वह दूसरे की भूख के बारे में सोच सकता है। तभी तो वो इतने चाव से गंगा को अलग करवाने की योजना बना रही थी। संजू अपने ही राव में सुझाव पर सुझाव दिए जा रही थी। महिला क्लब की एक खास सदस्य होने के नाते वह ऐसे तमाम रास्ते मुझे बताए जा रही थी जिससे गंगा का उद्धार हो सके। मैं भी अचंभित थी। मात्र 4 घंटों के विषयों पर 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली थीं। कहीं गंगा के तलाक की बात कर रहे थे और उधर सुबह ही रानी के मुंह से उसने सुना था कि गंगा अपने सुरक्षा कवच की तिलांजलि देने को कतई तैयार नहीं होगी। स्वयं गंगा का इस बारे में क्या कहना होगा, इसके बारे में मैं कोई फैसला नहीं कर पाई। जब मैंने अपना शक जाहिर किया तो संजू बिफर उठी। क्या तुम ऐसे दम घोटू बंधन में रह पाओगी?
छोड़ नहीं दोगी अपने पति को? संजू की बात सुनकर मैं बस सोचती रह गई। हाँ, इतना ज़रूर तय था कि संजू को एक ताज़ा तरीन स्टोरी अवश्य मिल गई थी। महिला क्लब के सभी सदस्यों को संजू का सुझाव कुछ ज़्यादा ही भाग गया, सिवाय एक दो को छोड़कर, जिन्हें इस योजना में खामियां नज़र आ रही थीं। मैंने ज़्यादातर के चेहरों पर एक अजीब उत्सुकता देखी। आखिर कोई भी क्यों ऐसा मौका गंवाएगा जिसमें जनता की वाहवाही लूटने का भरपूर मसाला हो। प्रस्ताव 100% मतों से पारित हो गया। तय हुआ कि महिला क्लब की ओर से संजू व मैं गंगा के घर जाएंगी व उसे समझा बुझा कर राजी करेंगी। गंगा अब तक काम पर नहीं लौटी थी। रानी आ तो रही थी, पर उसका आना महज भरपाई भर था। मुझे घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ रहा था। आज तो मेरी तबीयत ही नहीं कर रही थी कि घर का काम करूं। मैंने निश्चय किया कि आज मैं दफ्तर से छुट्टी लूँगी, थोड़ा आराम करूँगी व पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार संजू को साथ लेकर गंगा के घर जाऊँगी, उसका हालचाल पूछने। यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, इस डर से कि कहीं विजय मुझे 2-3 बाहर के भी भी न बता दे। रानी से बातों ही बातों में मैंने गंगा के घर का पता पूछ लिया। जब से महिला मंडली की बैठक हुई थी, रानी तो मानो सभी मैडमों से नाराज़ थी। आप पढ़ी लिखी औरतों का तो दिमाग चल गया है। अरे, क्या एक औरत अपने बसे बसाए घर व पति को छोड़ सकती है? और वैसे भी क्या आप लोग उसके आदमी को कोई सज़ा दे रहे हो? अरे, वो तो मज़े से दूसरी ले आएगा और गंगा रह जाएगी बेघर और बेआसरा। 40 साल की रानी को हाई सोसाइटी की इन औरतों पर निहायत ही क्रोध आ रहा था। टीन के उस जंगल में गंगा का घर खोजना तो सचमुच कुछ ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। बेतरतीब झोपड़े, इधर उधर भागते बच्चों की टोलियां उन्हें झिड़कती हुई माताओं को पार करके उसके छोटे से एक कमरे वाले घर को तलाशने में ही संजू व मेरी हालत खराब हो गई। गंगा को मैंने अपनी खोली के एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ पाया। चेहरे पे खरोच यह बता रहे थे कि इस बार मरम्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से हुई थी। मैं गंगा की हालत को देखकर अचंभित तो थी ही, पर मुझे उसके जर्जर शरीर को देखकर गहरा दुख भी हुआ। हम लोगों को देखकर गंगा जल्दी से उठने लगी तो मैंने उसे हाथ बढ़ाकर रोक दिया। बैठी रहो गंगा, मैंने फिर दया भाव से कहा। वैसे ही तुम्हारी हालत काफ़ी नाजुक लग रही है। 1 मिनट का असाधारण मौन छा गया और फिर गंगा हम लोगों के लिए चाय बनाने उठी। लाख मना करने पर भी मानी नहीं। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मैंने और संजू ने बाहर कुछ आहट सुनी। आवाज़ बाहर की ओर से आ रही थी। गंगा फुर्ती से उठी और 1 मिनट बाद लौटी। मेरे पति हैं, उसने धीमी आवाज़ में कहा। संजू तो मानो इसी घड़ी का इन प्रतीक्षा में थी। वह तुरंत उठी व पल्लू खोजते हुए तेजी से बाहर की ओर रुख करने लगी। गंगा ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया और दयनीय स्वर में बोली, उसे कुछ मत कहना बीवी जी। मैंने महसूस किया कि गंगा का पति नशे की हालत में अनाप शनाप बड़बड़ा रहा था। 1 मिनट बाद चारपाई पर उसके ढेर होने की आवाज़ आई। लगता है सो गया, गंगा मुस्कुराकर बोली। अब 3-4 घंटे बेसुध पड़ा रहे तो मैं अपना बचा कुचा काम भी समेट लूँ। सच बताऊँ तो मुझे बेचारी गंगा पर तरस आया कि इस हालत में भी वह घर संभालने में लगी हुई थी। उसका पति आराम से चारपाई तोड़ रहा था। मुझे लगा कि मैं और संजू गंगा के दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। लौटने के उद्देश्य से उसने गंगा की ओर देखा। गंगा, अपना ख्याल रखना, बता देना कब लौटोगी। मैंने संजू की ओर कनखियों से इशारा किया। संजू तो जैसे भरी बैठी थी। रुक भी जाओ, भूल गई किस लिए आए थे यहाँ। दांत भींचते हुए संजू ने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। वह गंगा की ओर मुड़ी। गंगा के चेहरे पर उस समय भाव कुछ ऐसे थे जैसे उसे अंदेशा हो गया था कि आगे क्या होगा। रानी ने शायद उसे पहले ही आगाह कर दिया था।
तभी मैंने बात को संभालते हुए संजू से कहा, फिर कभी आज नहीं। दरअसल वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या यह सही वक्त था गंगा से तलाक के विषय में बात करने का। उसकी कमज़ोर हालत मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। नहीं आज ही। मुझे क्यों रोक रही हो तुम? संजू क्रोधित स्वर में मेरे से बोली। फिर वह गंगा से मुखातिब हुई, देखो गंगा, अब और इस हालत से जूझते रहने का फ़ायदा नहीं। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम एक फटे हाथ ज़िंदगी जी रही हो? क्या मिल रहा है तुम्हें अपने पति से सिवा मारपीट व गाली गलौज के? तुमने कभी सोचा नहीं कि उस आदमी को छोड़कर तुम ज़्यादा सुखी रहोगी? अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचो कुछ। संजू की उद्वेग के मारे सांस फूल रही थी और वह लगातार गंगा को प्रेरित करती रही कि ऐसा जीवन जीने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। गंगा शांति से हम लोगों की बात सुन रही थी। संजू का रोष थोड़ा ठंडा हुआ। देखो गंगा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। तुम्हारे लिए एक छोटी सी टेलरिंग यूनिट खोल देंगे। तुम निश्चय तो करो। मैंने सब सुना है बीबी जी। रानी तो रोज़ आकर आप लोगों की बातें बताती ही रहती है। पर नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संजू ने आपत्ति उठाने के लिए मुंह बस खोला ही था कि बाहर से तेज अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई देने लगी। इससे पहले कि मैं और संजू कुछ समझती कि माजरा क्या है, गंगा बाहर भाग चुकी थी। उसके हाथ में 2 बड़ी बाल्टियां थीं। बाहर से लोगों की आवाज़ें दस्तक दे रही थीं। टैंकर आ गया, टैंकर आ गया। महानगर निगम के पानी का टैंकर पहुंच गया था। लोगों की अपार भीड़ एकत्र हो रही थी। मैं व संजू बाहर आकर नज़ारा देखने लगी। यह समस्या तो इस शहर में कम ज़्यादा सभी लोगों की थी। आदमी सांस लेना भूल जाए पर टैंकर की आहट को नज़रअंदाज कभी न कर पाए। महिलाओं व पुरुषों की भीड़ गुत्थम गुत्था हो रही थी। टैंकर के सामने घड़ों, बर्तनों, बाल्टियों की कतारें लग गई थीं। मेरी आंखें उस भीड़ में गंगा को ढूंढने लगी। तभी मैंने देखा कि गंगा अपनी बीमारी को लगभग भूलकर लोगों से उलझकर 2 बाल्टी पानी भर लाई थी। घर तक आते आते उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। माथे पर कुमकुम का निशान भीगकर अर्धकार हो गया था। मैंने सहारा देने के उद्देश्य से उससे 1 बाल्टी लेने की कोशिश की। नहीं नहीं बीबी जी, मैं संभाल लूँगी। उसने मेरा हाथ छुड़ाया और पति की ओर इंगित करने लगी। यह निखट्टू भी तो है, अभी जगाती हूँ इसे। यह कहते हुए गंगा ने अपने दांत भींचे व अंदर की ओर भागी। लौटी तो उसके हाथों में 2 बाल्टियाँ और थीं। दोनों बाल्टियाँ उसने आंगन के कोने में रखी। कमर कसकर पति की चारपाई के करीब जा खड़ी हुई। मैं तो डर रही थी कि जगाने पर वह निर्दयी गंगा के साथ न जाने कैसा सलूक करेगा। अलसाया सा आधी नींद में वह बड़बड़ा रहा था और फिर मैं अचंभी हुई, जिसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। गंगा ने चारपाई पर बेहोश पड़े पति को एक जोरदार लात मारी। मार के सदमे से वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। आंखें मीचता हुआ वह जायजा लेने लगा कि गाज कहाँ से गिरी। उठ रे शराबी, गंगा ने दहाड़ मारी। अभी नींद पूरी नहीं हुई या दूं मैं एक और लात? वह आदमी धोती संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। 2 आगंतुक महिलाओं के सामने पिटने का एहसास जब हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। गंगा एक और लात जमाने के लिए तैयार खड़ी थी। लड़खड़ाए हुए पति के हाथ में उसने बाल्टियां थमाई और फरमान जारी किया, जा भर ला पानी कमबख्त। वह डगमगाता हुआ जब डोलने लगा तो गंगा ने 2 तमाचे और जड़ दिए। अब जाता है कि और इसी के साथ 2-4 मोटी मोटी गालियां भी पति के हिस्से में आ गई।
मैं व संजू हम दोनों ही अवाक खड़ी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी जिस महिषासुर मर्दिनी को उन्होंने देखा था, ये वही छुई मुई सी गंगा थी जिसे वे चुपचाप घर का काम निपटाते हुए देखा करती थी। यह कैसा अनोखा रूप था उसका। मुंह खुला का खुला रह गया। होश आया तो पाया कि गंगा आसपास कहीं नहीं थी। वह फिर उसी रेले में शामिल हो गई थी। जी जान से अन्य महिलाओं से लड़ती हुई अपने हिस्से के जल को बाल्टियों में भरते हुए महिलाएं एक दूसरे पर हावी हो रही थी और उनकी कर्कश आवाज़ों से वातावरण गूंज रहा था। वे दोनों तब तक खन खड़ी रहीं जब तक गंगा घर में दोबारा आ नहीं गई। उनकी फटी नज़रों को भांपते हुए गंगा ने एक शर्मीली मुस्कान बिखेरी। गंगा, यह तुम थी? आवाज़ संजू के हलक से पहले निकली। मैं भी मुग्ध भाव से उसे देखे जा रही थी। हाँ बीबी जी, यह सब तो चलता रहता है। इसे मैं 2-4 जमाऊंगी नहीं तो कैसे चलेगा। वह मुझ पर हाथ उठाता है तो मैं भी उसे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह कुछ ऐसे बोल रही थी जैसे किसी शैतान बच्चे को राह पर लाने का नुस्खा समझा रही हो। जब मैं चाहती हूँ तब कमान अपने हाथ में ले लेती हूँ। झांसी की रानी जैसे भाव थे उसके चेहरे पर। मैं जानती हूँ बीबी जी, आप सब लोग हमारा भला चाहती हैं, पर मुझे नहीं चाहिए यह तलाक वलाक। ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं अपने तरीक़ों से इसे लाइन पर ले आती हूँ। वह मुस्कुराती हुई बोली, कभी कभी कड़वी दवा पिला ही देती हूँ मैं इसे। मिमियाता हुआ वापस आ जाता है बकरी की तरह। और किसके पास जाएगा? आना तो शाम को इसी घर में है ना। जब होश आता है तो गलती का एहसास भी हो जाता है इसे। पता है इसे कि मेरे बगैर इसका गुजारा नहीं। गंगा ने शायद अपने पति पर पूरा अनुसंधान कर रखा था। अब मानो वह उन्हें उसकी रिपोर्ट पढ़ा रही हो। मुझे लगा वाकई जीवन की बागडोर गंगा ने कुछ अपने तरीके से संभाली हुई थी। शायद उनसे बेहतर प्रचारक थी वह नारी मुक्ति की। शायद प्रचार करने की आवश्यकता भी नहीं थी गंगा को। उसके तरीके बेहद सरल व प्रायोगिक थे। उसने देखा गंगा एकदम सहज भाव से बतियाए जा रही थी। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके इस रवैये पे अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। इस बीच कब गंगा का पति शर्माता हुआ लौटा व एक सेट बर्तन और ले गया पानी भर लाने के लिए, इसकी हमें सुध न रही। मैं व संजू अचंभित हालत में अपने वाहन की ओर बढ़ रही थी। एक अजीब खामोशी छाई हुई थी हम दोनों के बीच में। जाहिर था हम दोनों ही गंगा व उसके पति के बारे में सोच रही थी। मुझे लगा कि शायद उनका क्लब वाला प्रस्ताव बेहद बेतुका था। कनखियों से मैंने संजू की ओर देखा जो कुछ ऐसी ही उधेड़बुन में लिप्त थी। भारतीय परिवारों में एक अनोखा ही समीकरण था पति पत्नी के बीच में। कभी किसी का पलड़ा भारी रहा तो कभी किसी का। क्या यही वजह नहीं थी संजू व उसके पति ने आपसी सामंजस्य से अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बदल लिया था? सब लोग अपनी आपसी उलझनों का कुछ अपने तरीकों से ही हल ढूंढ लेते हैं। गंगा ने भी शायद कुछ ऐसा ही कर लिया था। गाड़ी में जब संजू निश्चल सी बैठी रह गई तो मुझसे रहा न गया। मैंने एकाएक संजू के हाथ से डिक्टाफोन छीना। देवियों और सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि गंगा और हम में क्या अंतर है? वह अपने पति को लात मार सकती है पर हम नहीं। और फिर हम दोनों महिलाओं के ठहाके गूंजने लगे। ड्राइवर उन्हें कुछ ऐसे देखने लगा जैसे वे दोनों पागल हो गई हों। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।